अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे। मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद शिराज, आपका मेज़बान। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेमोरी इम्प्रूविंग टेक्निक्स के ऊपर। और मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारफ़ की मुहताज नहीं, मिस शकीला कमल साहिबा, साइकोलॉजिस्ट हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस शकीला कमल साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक। आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बेहतरीन। चूँकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेमोरी इम्प्रूविंग टेक्निक्स के ऊपर। और हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी मेमोरी को उन टेक्निक्स को अडॉप्ट करके इम्प्रूव कर सकते हैं जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है चीज़ें करने के लिए। तो आप इसके हवाले से क्या कहेंगी? कि हमने जो कुछ भी याद किया हुआ है, जब हम उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, अगर हम वो रिकॉल कर सकते हैं, मीन्स कि हमारे अंदर इतनी एबिलिटी है, हम जो कुछ भी हमने याद किया हम उसको रिकॉल कर लें, तो ये बेसिक हमारी मेमोरी कहलाती है, या इसको हम हाफिज़ा कहते हैं कि हमारे अंदर इतनी एबिलिटीज़ हैं कि जो हमने याद किया हम उसको रिकॉल कर सकें। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमने जो कुछ भी याद किया होता है वो हमें बहुत जल्दी भूल जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स इस चीज़ की बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं कि हमने जो भी याद किया हमें बहुत जल्दी भूल गया, या हमें याद नहीं हो रहा। हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, हमने इतना टाइम लगाया, लेकिन जब हम उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो वो हमें कुछ भी याद नहीं होता। तो बेसिक हम आज कुछ उन टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे कि जिनके ज़रिए एक तो हम ये चीज़ देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके ज़रिए हमारी रिकॉल करने की एबिलिटी अच्छी हो सकती है। हम किस तरह अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और फिर ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए चीज़ें हमें ज़्यादा देर तक याद रह सकती हैं। ठीक हो गया, बेहतरीन। अच्छा, मैं बात करूंगा कि ये तो एक फितरती अमल है कि हमें जो चीज़ें हैं वो रिकॉल करने में प्रॉब्लम आती है, भूल जाती हैं। ये मेरे ख्याल से हमारी एक स्ट्रेंथ भी है एज अ ह्यूमन के कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं गुजरती या जो अच्छी चीज़ें हमें नहीं लगती तो वो भूल जाती है। एक अच्छा अमल है जिससे हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरफ नहीं जा पाते। तो मैं ये कहूँगा कि एक फितरतन अमल है और एक मतलब अबनॉर्मेलिटी की तरफ लेके जाता है हमें कि हम हर चीज़ को फॉरगेट कर देते हैं, हर चीज़ हमें भूल जाती है। भुलक्कड़पन जिसे हम कहते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि भुलक्कड़पन क्यों आता है, इसके काजेस कौन कौन सी हैं और टेक्निक्स कौन कौन सी हैं जिनको अडॉप्ट करके हम अब ये जो भुलक्कड़पन है इसको ओवरकम कर सकते हैं। ओवर टू यू मिस्टर जी। यस सर, मेन यही चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि इसमें बात ये है कि अगर तो कोई नेचुरल चीज़ है, हम कुछ चीज़ों को खुद भी भुलाते हैं, हम कोशिश करके कुछ चीज़ों को भुलाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम उस टाइम आती है जब स्टूडेंट्स, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स में ये चीज़ देखने में बहुत ज़्यादा आती है कि वो स्टूडेंट्स इस चीज़ की बहुत ज़्यादा शिकायत करते हैं कि हम लेसन याद करना चाहते हैं लेकिन हम नहीं याद कर पाते। तो वो वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि आपने एक चीज़ कॉन्शियसली आप पूरी कोशिश कर रहे हैं उसको याद करने की, लेकिन वो आपको याद नहीं हो रही। अब उन ज़्यादा टाइम मैं इन चीज़ों के ऊपर नहीं लगाऊंगी, बेसिक मैं उन टेक्निक्स के बारे में बात करूंगी क्योंकि वो ज़्यादा मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट है। कि भूलने की ऑफ कोर्स बहुत सी रीजंस होती हैं। सम टाइम ये होता है कि हम उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे होते, हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो रही होती है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो अगर टीवी के सामने बैठ के याद करते हैं, कुछ को ऐसे याद हो जाता है, लेकिन कुछ की जो एबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। उनके लिए एक स्पेशल प्लेस का होना ज़रूरी है जहाँ पर शोर ना हो, जहाँ पर कुछ डिस्ट्रैक्शंस ना हो, तो वहाँ पर वो इजीली कर सकते हैं। अब अगर हम इन टेक्निक के बारे में बात करें तो सबसे पहले एक टेक्निक होती है कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस मेथड। कि कुछ लोग होते हैं जो कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं कि अगर उन्होंने पढ़ना है तो वो 3-4 घंटे एक साथ बैठकर पढ़ेंगे। अब कुछ लोग हैं जो बीच में ब्रेक लेकर पढ़ते हैं। अब हमें ये चीज़ देखनी है कि कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो बेसिक ये होता है कि अब अगर आप 3-4 से 5 घंटे तक मुसलसल बैठ कर पढ़ेंगे तो ऑफ कोर्स वो आपके लिए उस तरह से इफेक्टिव नहीं रहेगा। आपको उसमें ब्रेक की ज़रूरत है। आपको एटलीस्ट अगर आधा घंटा आप पढ़ रहे हैं, आधे घंटे के बाद आपको ब्रेक की ज़रूरत है। आपकी बॉडी को, आपके माइंड को रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है कि आप वो रेस्ट करने के लिए सो जाएं आधे घंटे बाद या कुछ बहुत हाई लेवल पे करें। आप जस्ट उठ के थोड़ी देर फैमिली के पास बैठ जाएं या कोई पानी वगैरह पी लें, या जो भी आपने अपनी एक्टिविटीज़ हैं वो 10-15 मिनट के लिए आप वो कर लें, उसके बाद फिर आप बैठ जाएं पढ़ने के लिए। तो जो बेसिक साइकोलॉजी में ये चीज़ समझी जाती है कि अगर आप डिसकंटिन्यू वाला मेथड यूज करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, आपको चीज़ें याद करने में ज़्यादा हेल्प आउट करता है, बजाय इसके कि आप मुसलसल बैठ पढ़ रहे हैं। वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। उस टाइम पे अगर आप मुसलसल बैठ के जो चीज़ें याद करते हैं वो आपको जल्दी भूल जाती हैं।
एज कम्पेयर टू कि जो आपने थोड़ा थोड़ा टाइम दे के याद की होती हैं। उसके बाद सही हो गया। सेकंड मेथड है हमारे पास होल वर्सेस पार्ट मेथड, कि उसमें ये चीज होती है, या तो हम जैसे हमारे पास कोई ऐसे है याद करने के लिए, मोस्टली स्टूडेंट्स के पास जैसे ऐसे होता है कोई याद करने के लिए। अब होल मेथड में हम क्या करेंगे कि पूरे ऐसे को हम एक ही टाइम पे याद करने की कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि वो सारे का सारा एक साथ याद करें। अब पार्ट मेथड में जैसे बच्चों को मोस्टली ये तकनीक यूज की जाती है, बच्चों को थोड़ा थोड़ा दिया जाता है कि आप हाफ पेज कर लें, फिर उसके बाद हाफ पेज आप दोबारा कर लीजिएगा। इस तरह बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है। अब इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। मोस्टली ये समझा जाता है कि पार्ट मेथड जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है, इसीलिए बच्चों को पार्ट मेथड दिया जाता है कि वो अच्छे से उनको याद हो। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज ये भी है कि जो यंग एडल्ट्स हैं उनके लिए होल मेथड ज्यादा इफेक्टिव है। उनको अगर आप पार्ट मेथड में याद करवाने की कोशिश करेंगे, यानी एक लाइक 18-19 प्लस स्टूडेंट है, अब वो अगर पार्ट मेथड यूज करेगा तो वो उसके लिए इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि जब उसको पेपर में याद करना पड़ेगा, पेपर में तो उसको सारा एक साथ लिखना है, तो वहां पर वो पार्ट मेथड से जो उसने याद किया होगा वो चांसेस हैं कि वो या तो मिक्स हो जाएगा या उसको भूल जाएगा। इसीलिए जो बैचलर के स्टूडेंट्स हैं या जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यही प्रेफर किया जाता है कि वो होल मेथड यूज करें, क्योंकि उनके अंदर इतनी कैपेसिटी मौजूद होती है, वो एक ऐसे इजीली याद कर सकते हैं होल मेथड के थ्रू। तो बच्चों के लिए पार्ट मेथड ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन जो एडल्ट्स हैं, यंग एडल्ट्स हैं, उनके लिए होल मेथड ज्यादा इफेक्टिव है। उनके लिए जरूरी है कि वो चीजों को एक साथ याद करने की कोशिश करें। यही वजह होती है कि जब कॉलेज स्कूल्स में ये जो टेस्ट लिए जाते हैं, प्री बोर्ड एग्जाम्स लिए जाते हैं, उसके भी बेसिक पर्पस यही होता है कि एक दफा वो सारा उनको रिवाइज कराया जाए, देखा जाए कि क्या एक साथ वो इतना दे सकते हैं, और फिर इसीलिए जिनकी परफॉर्मेंस वहां पर अच्छी होती है उनकी फिर एनुअल में ये चीजें तब यूज की जाती हैं जब हम किसी स्टूडेंट की कैपेसिटी चेक करने के लिए, उसका पोटेंशियल चेक करने के लिए, उसको असेस करने के लिए हम होल मेथड यूज करते हैं कि वो कितना पोटेंशियल रखता है उस चीज को रिकॉल करने में। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद है हमारे पास एक्टिव वर्सेस पैसिव मेथड। अब एक ये जो पहले भी मैंने इसमें बात की कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो एक्टिवली रिकॉल करने की या कुछ चीज़ें रिमेंबर करने की एक्टिवली कोशिश कर रहे होते हैं कि वो पूरा ध्यान लगाकर उसमें बैठे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो चलते फिरते इधर उधर से कुछ याद कर लिया। अब मोस्टली साइकोलॉजी में ये चीज़ समझी जाती है कि एक्टिव मेथड जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जब आप कॉन्शियसली किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं, कहीं पर सुकून होकर बैठते हैं, तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा देर तक याद रहती हैं एज कम्पेयर टू कि आप इधर उधर साथ कुछ और कर रहे हैं और साथ याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जो चीज़ें आप याद भी करते हैं वो आपको फिर ज़्यादा देर तक याद नहीं रहती, वो आपको बहुत जल्द भूल जाती हैं। देन इसके अलावा एक मेथड यूज किया जाता है रिसाइटेशन का मेथड, कि आप आपने जो भी याद किया हुआ है उसको ऊंची आवाज में आप पढ़ें, उसको रिकॉल करें ऊंची आवाज में, क्योंकि उसका एक ये सिस्टम भी समझा जाता है कि जब आपके कानों को आपकी आवाज जाती है तो वो दो तरह से, हमारे दो सिस्टम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारा ब्रेन भी इन्वॉल्व हो जाता है और हमारा हेयरिंग सिस्टम भी उसमें इन्वॉल्व होता है। तो वो चीजें फिर हमें ज्यादा देर तक याद है क्योंकि दोनों सिस्टम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा एक मेथड ऑफ लोकी बहुत फेमस मेथड समझा जाता है याद करने के लिए या किसी भी चीज़ को ज़्यादा अरसे तक याद करने के लिए। ये मेथड ऑफ लोकी तो अपनी स्टूडेंट लाइफ में मैंने भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि आपने जिस जगह पे बैठ के याद किया है उस जगह से भी आपकी एसोसिएशन होती है, कि जब आप फिर उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो आपको याद आता है कि उस जगह पे बैठ के मैंने ये चीज़ याद की थी। फिर आपको वो चीज़ें ज़्यादा, जब उनको एसोसिएट कर लेते हैं ना आप उस जगह के साथ, लाइक कोई टॉपिक आप स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं और आप उसको उस जगह के साथ एसोसिएट कर रहे हैं कि हाँ इस जगह पे बैठ के किया है, ये वाला पेज था, आप उसमें अपनी जो विजुअल सेंस है आपकी उसको भी इन्वॉल्व करते हैं और अपनी ऑडिटरी सेंस को भी इन्वॉल्व करते हैं और उस जगह को भी इन्वॉल्व करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फिर जब आप एग्जाम्स में स्पेसिफिकली बैठते हैं तो फिर अगर आपको कुछ चीजें ना याद आ रही हो तो आप सोचते हैं कि हाँ ये वाला टॉपिक तो मैंने इस जगह पे बैठ के याद किया था, फिर आपको चीजें ज्यादा इजीली रिकॉल हो जाती हैं। इसके अलावा हम एक मेथड यूज करते हैं जी पैक्ड वर्ड सिस्टम का, कि ये इसमें हम बेसिकली करते हैं कि जो अनफेमिलियर मटेरियल होता है हमारे पास उसको हम एसोसिएट कर लेते हैं किसी लर्न मटेरियल के साथ। जो हमने पहले से कोई मटेरियल हमने याद किया हुआ
था उसके साथ हम उसको एसोसिएट कर लेते हैं। इससे भी हमारी जो याद करने की एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं हमें वैसे नहीं याद हो रही होती, हम फिर उनकी एसोसिएशन कर लेते हैं दूसरी चीज़ों के साथ जो हमें ऑलरेडी याद है। जैसे अगर हम आई स्ट्रक्चर ऑफ आई की बात करें, उसमें हमने अगर ये याद करना होता है कि कौन क्या काम करते हैं, कौन के फंक्शंस में स्पेसिफिकली कलर्स से रिलेटेड है, तो अगर हमें याद नहीं हो रहा कि कौन का फंक्शन क्या है, तो हम इस तरह याद कर लेते हैं कि कौन भी सी से स्टार्ट होता है और कलर भी सी से स्टार्ट होता है। तो हम इस तरह करके एसोसिएशन उनकी करके इन चीज़ों के जरिए हम फिर सीख लेते हैं। सही हो गया। इसके अलावा एक ओवर लर्निंग का मेथड भी यूज़ किया जाता है, वो भी बहुत इफेक्टिव मेथड समझा जाता है कि आपने अगर कोई चीज़ याद की है, याद करने के बाद अगर आप उसको छोड़ देंगे, चाहे आपको ये लग रहा है कि हाँ मुझे तो ये अब याद हो गया, अब इसको तो दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब आप उसको छोड़ देंगे तो चाहे आपने वो कितना भी अच्छा याद किया हुआ है, अब क्योंकि ये हमारी मेमोरी का एक सिस्टम है कि हमारी मेमोरी में से शॉर्ट टर्म में से लॉन्ग टर्म जाने में टाइम लगता है। फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी जब चीज़ें चली जाती हैं तो अगर उनको रिकॉल उस तरह से ना करें तो वो उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती। इसलिए शॉर्ट टर्म मेमोरी से चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको बार बार पढ़ें, उनको बार बार अपने माइंड में रिकॉल करें। तो री लर्निंग वाला मेथड भी बहुत ज़रूरी है कि ये नहीं कि एक दफ़ा याद किया और उसके बाद उसको छोड़ दिया कि अब तो हमें ये याद हो गया है। अगर आप उसको बार बार रिकॉल करेंगे और कहीं पर भी इवन के ऐसा है कि अगर आपने एक दफ़ा कहीं पर रिकॉल किया, वो आपके पास बुक नहीं है, आप अपने माइंड में उसको रिकॉल करें, देखें कि आपको क्या वो चीज़ें माइंड में आ रही हैं दोबारा, क्या आप बगैर बुक के आप उन चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे हैं। अगर आप इस तरह करने से आपको याद हो रहा है तो इट्स मीन कि आपको वो चीज़ें वाकई ही इफेक्टिव हैं और आपके माइंड में अभी तक हैं। तो री लर्निंग वाला मेथड भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव समझा जाता है। ठीक हो गया। एक और चीज़ मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, देखें कि डिफरेंट मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं इम्प्रूव अवर मेमोरी। तो इसमें जो चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए कि जैसे आपने बात की डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि यंग अडल्ट्स हैं उनके लिए बहुत इफ़ेक्टिव हैं, वो टीनेजर्स के लिए वो इतनी इफेक्टिवनेस नहीं रखते। जैसे कि आपने बात की होल एंड पार्ट मेथड के ऊपर और वर्सेस पार्ट मेथड के ऊपर बात की, आपने कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस मेथड के ऊपर बात की कि ये जो डिसकंटिन्यूअस मेथड है ये मोर इफेक्टिव है। हम ओवरऑल एक जेनेरिकली अगर मैं पूछूं कि हमें कौन से ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके ऊपर हमें उनको यूज करके अपनी मेमोरी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ओवरऑल अगर बात की जाए हर एज ग्रुप के लिए वो इफेक्टिव मेथड समझा जाता हो, तो वो कौन सा मेथड हो सकता है? जी सर, बेसिक ये तो एक निमोनिक्स है, ये एक कह लें कि मेमोरी को इम्प्रूव करने की बेसिक थोड़ी सी टेक्निक्स हैं। वैसे अगर देखा जाए तो एक तो हमारे ये समझा जाता है कि अगर आपकी स्लीप हैबिट अच्छी है तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करने में। एक्सरसाइज आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करने में रोल प्ले करती है। देन इसके अलावा मेडिटेशन, हमने मेडिटेशन की लास्ट सेशन में भी बात की थी जिसको हम मुराकबा कहते हैं, वो आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कि इवन के जो कुछ डिसऑर्डर्स की वजह से कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनकी मेमोरी बहुत इफेक्टिव हो जाती है, जैसे शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स हैं, मेडिसिन लेने की वजह से उनकी मेमोरी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। या अल्जाइमर के पेशेंट्स हैं, उनका बेसिक कोई एज का इशू बन जाता है, लाइक स्पेसिफिक एज में जाने के बाद उनकी मेमोरी डिक्लाइन हो जाता है, तो उनके लिए भी मेडिटेशन का मेथड बहुत इफेक्टिव समझा जाता है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जो एक तो कंसंट्रेट करने की एबिलिटी को इम्प्रूव करती है, दूसरा हमारी जो मेमोरी है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है, हमारी जितनी भी एबिलिटीज़ हैं मेमोरी से रिलेटेड है उन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करती है। देन सम टाइम ये होता है कि मेडिसिन के इफेक्ट्स की वजह से मेमोरी बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाती है। मोस्टली जितनी भी एंटीसाइकोटिक्स मेडिसिन है ना, उनका बुरा इफेक्ट पड़ता है हमारी मेमोरी के ऊपर, और स्पेसिफिकली जो हमारे साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं उनकी जितनी भी मेडिसिन है वो बहुत बुरा इफेक्ट डालती है इसके ऊपर, मेमोरी के ऊपर। उन क्लाइंट्स की मेमोरी में बहुत एक क्लियर डिक्लाइन हमें नजर आता है कि वो लोग, इवन के स्टूडेंट को अगर देखें, कोई स्टूडेंट है वो किसी डिसऑर्डर में है तो वो पहले एक मैंने एक पर्सनल केस उस चीज में देखा कि एक स्टूडेंट था और वो पोजीशन होल्डर था, इतनी एक उसकी कैपेसिटी थी, वो कहता था कि मेरी तो आंखों के सामने से कोई चीज गुजरे तो मैं एक सेकंड में मुझे वो याद हो जाती है। लेकिन देन उसके बाद उसको कोई साइकोटिक डिसऑर्डर हुआ और उसने मेडिसिन ली, देन उन मेडिसिन के इफेक्ट की वजह से फिर उसकी मेमोरी में इतना डिक्लाइन आ गया कि अब वो कहता है कि मुझे तो आप उसको दिन में 2 या 3 दफा आप वही चीज रिकॉल करें, वो फिर पूछ रहा होगा कि ये मुझे तो इस चीज की नहीं याद, मुझे नहीं याद आपने ये बात की है। तो इन एंटीसाइकोटिक जितनी भी मेडिसिन होती हैं इनका बहुत एक नेगेटिव, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स
होते हैं इनके। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि आप हमारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल। उनको क्या रिकमेंड करेंगी कि वो किस तरह से अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं इन अ वेरी सर्टेन वे, और कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं, ये जो डिफरेंट टेक्निक्स की हमने बात की जिनमें रीलर्निंग वाला जो है मेरे ख्याल से बहुत इफेक्टिव मेथड है कि एक चीज़ को दोबारा से आप रिपीट करें, उसको प्रैक्टिस करें, तो ये मेरे ख्याल से है। आपके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो हमारी जो यंग जनरेशन है, स्टूडेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो उनके लिए कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कि आप रिकमेंड करना चाहेंगे? अच्छा सर, बेसिक जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए तो मेन मैं यही कहूँगी कंसंट्रेट करना, क्योंकि वो इस एज ग्रुप में से निकल चुके होते हैं कि जहाँ पर उनको बार बार चीज़ें रिकॉल, उनको इतनी ज़्यादा रिकॉल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अगर चीज़ों को एक अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें, उनको समझ लें, तो उनकी मेमोरी के ऊपर उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, वो चीज़ें उन्हें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। लेकिन उनमें लैक ऑफ कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो कंसंट्रेट करें और पूरा अपना ध्यान लगाकर उसको सुने, इवन अगर वो सुन लें ध्यान से, तो वो चीज़ भी उनके लिए इफेक्टिव होती है। देन एक चीज़ होती है कि आप अगर लेक्चर्स वगैरह सुन रहे हैं तो कोशिश करें उसको लिखें, क्योंकि ह्यूमंस हैं, हमारी एक लिमिटेड कैपेसिटी है। इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो जितनी चीज़ें भी कही गई हैं वो सब की सब हमारी मेमोरी में उसी टाइम पे सेव हो जाएं। तो अगर हम उसको लिख लेंगे तो हम बाद में उसको एक दफ़ा रिकॉल करें तो हमारी मेमोरी में वो चीज़ें सेव हो जाती हैं। सही हो गया जी। बहुत शुक्रिया मिस शकीला कंवल साहिबा आपका। मेरे ख्याल से बड़ी इफेक्टिव हमारी टॉक रही इस सेशन में। तो बाकी सब देखने वालों का, सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। एक और सेशन के साथ हम आएंगे और मेरे ख्याल से अपनी गुफ्तगू को समेटते हैं। टिल द टाइम, टेक केयर योरसेल्फ एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू वेरी मच।